हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। हम पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। हम पहले ही कुछ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जिस पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे वो है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्यों होता है, उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण। तो इसमें हम जो चीज़ें देखने वाले हैं वो है सॉइल पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, सोर्सेस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं और इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से यानी कि परिभाषा से। तो सॉइल पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब सॉइल में किसी भी तरीके का कंटामिनेशन आ जाए, यानी कि सॉइल अगर किसी भी तरीके से हम कहें कि उसका जो भी एक नेचुरल टेक्सचर है उसमें अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, किसी भी तरीके की एनोमली उसके अंदर आ रही है, या हम कहें कि उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, उनकी सांद्रता या कंसंट्रेशन उसमें बढ़ गई है, तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड सॉइल कहेंगे और उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। जब हम यूरोपियन कमीशन की बात करते हैं तो यूरोपियन कमीशन ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक कंटामिनेटेड साइट होती है। और कंटामिनेटेड साइट से इनका मतलब है कि एक ऐसी साइट जहां पर एक कंफर्म्ड प्रेजेंस प्रेजेंट हो जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुई हो, या हम कह सकते हैं कि ये सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि कंटामिनेटेड साइट वो होती है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैजार्डस सब्सटेंसेस जो होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर प्रेजेंट होते हैं तो उससे ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो उसके लिए रिस्की होती है, एनवायरमेंट के लिए रिस्की होती है, और साथ ही साथ जो है उस लैंड को हम यूज नहीं ले सकते। तो ऐसी साइट को हम कंटामिनेटेड साइट कहते हैं। जब हम हेल्दी सॉइल की बात करते हैं तो हेल्दी सॉइल वो सॉइल होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ डाइवर्स मिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अगर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी मिट्टी को हम स्वस्थ मृदा कहते हैं या हेल्दी सॉइल कहते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूटेंट्स की कि क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी जगह पर कंटामिनेशन करते हैं या पॉल्यूशन करते हैं। तो सॉइल पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 31% हैवी मेटल्स, 20% मिनरल ऑयल्स, अदर जो है 7% है, हाइड्रोकार्बन जो है 42% है। तो ये चार तरह के सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं जो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन की। तो किस किस वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स की वजह से, लैंडफिल्स की वजह से एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से। कैसे, ये हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल वेस्टेज, हिंदी में हम इसे कहेंगे औद्योगिक अपशिष्ट। तो देखिए इंडस्ट्रीज सब जगह फैली हुई है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से जो अनट्रीटेड डिस्चार्ज होता है, यानी कि कोई भी जो पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्री में यूज आ रहे हैं, इंडस्ट्री में कोई भी केमिकल्स अगर यूज में आ रहे हैं, बिना उनको ट्रीट किए अगर सॉइल के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। जब हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हैजार्डस पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि सॉइल पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि जिसमें कि डेंजरस कंपाउंड्स आते हैं, और ये डेंजरस कंपाउंड जब सॉइल के अंदर डिपॉजिटेड होते हैं तो जो टॉप सॉइल लेयर की स्ट्रेंथ है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है या उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके रिजल्ट से क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्पेयर हो जाती है, सॉइल की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इम्पेयर हो जाती है। एक बहुत सिंपल सी चीज है
कि अगर कोई चीज का कंसंट्रेशन नॉर्मल है या उस वो नेचुरल सब्सटेंसेस उसके अंदर प्रेजेंट है तो हेल्दी सॉइल है, उसके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर कोई एनोमली आ गई, उसमें कोई एबनॉर्मल मटेरियल एड ऑन हो गया, तो क्या होगा, फर्टाइल लेवल जो है उसका ऑब्वियसली वो चेंज होगा। और जब फर्टाइल लेवल उसका चेंज हो रहा है तो वहां पर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर प्रेजेंट हैं, वो भी तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो है कॉज वो है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स। तो जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि अभी जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। अब जब ह्यूमन एंड पेट एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या चीज बढ़ेगी, फूड डिमांड बढ़ेगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा उन्हें खाने के लिए चाहिए होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। तो अब उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो किसान है या जो फार्मर है वो क्या करता है, वो सोचता है कि जब फूड डिमांड बढ़ रही है तो मुझे भी जो है क्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा उगानी है, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको बेच पाऊं और मैं इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ मुझे मिल सके। तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अब वो जो फर्टिलाइजर्स वहां पर यूज कर रहे हैं वो बहुत ही टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कि बेसिकली किस लिए यूज किए जाते हैं, जो क्रॉप्स वो उगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्रॉप्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उगानी है, तो वो कोशिश ये करते हैं कि उस क्रॉप्स में किसी भी तरीके की डिजीज ना हो, कोई भी इंसेक्ट, फंजाई या बैक्टीरिया जो है वो उसे इन्फेक्ट ना कर पाए। तो उसे बचाने के लिए वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। बेसिकली जो भी फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं उसमें से डीडीटी, एंडोसल्फान, हेप्टाक्लोर, ये सारे के सारे जो हैं एक काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें कि हम क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में लेते हैं। अब ये सारे के सारे जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, बेसिकली सॉइल के अंदर ये इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होकर के बायोमैग्निफिकेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं रह पाती। जब हम इन कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लिमिट में जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन लिमिट के बाहर जब भी आप किसी भी चीज को यूज करते हैं तो क्या होता है, वहां पर कंटामिनेशन होता है, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है उसमें जहर घुलता है, पॉइजनिंग होती है। ठीक है, अब बहुत सारे देशों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस टाइप के जो पेस्टिसाइड्स हैं, जस्ट लाइक डीडीटी हो गया, एंडोसल्फान हो गया, इन पेस्टिसाइड्स को बहुत सारे देशों में जो है बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन इंडिया में आज भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लैंडफिल। लैंडफिल का क्या मतलब है, देखिए हम यहाँ पर देखें, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो है लाइफस्टाइल हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, हर पल जो है हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है। अब जब हमारी इकोनॉमिक लाइफस्टाइल बदलती है, लोग क्या करते हैं, रिनोवेशन के नाम पर अपने घर का जो पुराना कचरा होता है या पुराना जो सामान होता है उसको निकाल देते हैं, जिससे कि हर साल हजारों टन गार्बेज जो है वो प्रोड्यूस होता है। नया सामान ला रहे हैं, पुराना निकाल रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि यार ये तो ओल्ड फैशन हो गया, तो फिर से वो चीज करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक जो चेंजेस हैं उसकी वजह से हर साल हजारों टन कचरा जो है प्रोड्यूस होता है। अब लैंडफिल्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल, वुड, हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारे के सारे जो हैं मिट्टी के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे कि हम लैंडफिल कहते हैं। जब एक जगह हम इनको डालते हैं तो वहां पर ये जो है एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। ये बहुत सारे आइटम्स जो लैंडफिल में होते हैं कई बार वो जो है रिसाइकल नहीं हो पाते, जस्ट लाइक हम जब बात करते हैं प्लास्टिक की तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो है रिसाइकल नहीं होता। अब ऐसी चीजें अगर गड्ढों में दबी हुई है या किसी पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठी है तो हजारों लाखों सालों तक वो वैसे के वैसे पड़ी रहती है, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो सकती, या अगर हम उनको रिसाइकल कर भी रहे हैं तो वो प्रॉपरली जो है उसका कुछ अमाउंट वहां पर रह रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन जो है होता है। ठीक है, तो ये जो है लैंडफिल्स की जब हम बात करते हैं, ये सॉइल पॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कॉज है, तो इससे बचना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जैसे अभी हमने पिछले में क्या देखा था कि इकोनॉमिकल जो है हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, रिनोवेशन के नाम पर हम हमारे घर से सामान तो निकालते ही है पुराना, साथ ही साथ हमें लगता है कि हमारा जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हमें करने, कंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे यहाँ लगातार चलते ही रहते हैं, क्योंकि गांव जो है वो शहर में बदल रहे हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब जब अर्बनाइजेशन होगा, लोग शहरों में आएंगे तो उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, भले ही वो रेंट पर लें। तो उसमें क्या होता है, लोग फिर घर बनाते हैं। अब घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस होते हैं, तो इस वजह से ये एक्टिविटीज जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
इससे बहुत सारे लार्ज वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट लाइक वुड, मेटल, ब्रिक्स, प्लास्टिक, और ये सारे जो हैं इन सब से क्या होता है, इन सब से सॉइल पोल्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज की। तो देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारे के सारे जो हैं सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में भी हमने पीछे भी देखा कि हमें पता है कि हर एक इंडस्ट्री से जो है वो वेस्ट जनरेट होता ही है। इस टाइप के किसी भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो वेस्ट जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैसियस फॉर्म के अंदर हो सकता है। इनमें से किसी भी टाइप का इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसके अंदर टॉक्सिक कंटामिनेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। हाई टॉक्सिक कंटामिनेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक डर्ट, ग्रेवल, मैसोनरी, कंक्रीट, स्क्रैप मेटल, ऑयल, सॉल्वेंट्स, केमिकल्स, स्क्रैप लंबर, और बहुत सारा वेजिटेबल मैटर जो कि रेस्टोरेंट से आया है। तो ये सारे के सारे जो टॉक्सिक कंटामिनेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऐसे ही डंप कर दें, मतलब ऐसे ही अगर हम कहीं उसको छोड़ दें, बिना ट्रीट किए ही उसको हम ऐसे ही अगर छोड़ दें, तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। इससे धीरे धीरे जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, और साथ ही साथ सॉइल के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जब सॉइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, और इस वजह से जो आसपास का एरिया है जहां पर भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाला जा रहा है, उस आसपास की एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी इम्पैक्ट होगा, और ऑब्वियसली ये जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। हम जानते हैं पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। जो इंसेक्ट और पेस्ट को मारने के लिए जो स्प्रे किए जाते हैं वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। इनको हम कीटनाशी कहते हैं हिंदी में। तो बेसिकली ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। पेस्टिसाइड में एक पोटेंशियल होता है कि वो क्या करते हैं, जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल हम जानते हैं कि हर एक मिट्टी के अंदर कुछ इसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जब पेस्टिसाइड हम वहां पर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन, उनकी डाइवर्सिटी और उनकी बेसिक फंक्शनिंग को चेंज कर देते हैं, उनका कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, जिससे कि वो सॉइल के लिए इतना यूजफुल नहीं रह पाते जितना कि पहले थे। कुछ पेस्टिसाइड जो हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके एंजाइम प्रोडक्शन के अंदर इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, कुछ क्या करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं और कुछ उसको प्रमोट करते हैं। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम जो भी एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन पेस्टिसाइड्स की वजह से, या तो वो जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे कम उनको प्रोड्यूस कर पाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उनको प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो चाहे चीज कम हो या ज्यादा, उससे क्या होता है, सॉइल इफेक्ट होती है। अब सॉइल में क्या क्या इफेक्ट आते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है, उसका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो चेंज हो जाता है, और जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब हम पेस्टिसाइड किसी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो बहुत सारी मिट्टी का जो सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी तो चेंज होती है। साथ ही साथ उसका जो इम्पैक्ट है, जो भी लार्जर एनिमल उस सॉइल के आसपास रह रहे हैं, उस लैंड के आसपास रह रहे हैं, उन पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स। जब हम फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये भी सब्सटेंसेज ही हैं जो बेसिकली हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी यील्ड को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। बट ये इतने हार्मफुल नहीं होते, ऐसा लगता था पहले, बट एक्चुअल में जो फर्टिलाइजर्स और मैनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। फर्टिलाइजर्स मैंने आपको बताया क्रॉप की यील्ड के लिए होते हैं, और मैनर्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जिसको हम खाद कहते हैं। ठीक है, तो फर्क आप देख रहे हैं कि मैनर्स तो नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है, जस्ट लाइक आपकी गोबर खाद हो गई, या जो हम गड्ढों में जो वर्मी कंपोस्टिंग करके खाद बनाते हैं वो मैनर्स होती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर सिंथेटिकली जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम फर्टिलाइजर्स और मैनर्स की बात करते हैं उनको हम मिट्टी में डालेंगे सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए, ताकि वहां पर जो भी क्रॉप हम उगाएं उसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा हो सके। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि किस टाइम पर हमें ये फर्टिलाइजर्स या मैनर्स का यूज करना है, खाद कब डालनी है, कितनी क्वांटिटी उसकी हमें डालनी है। तो जब हम उसकी अनअप्रोप्रिएट क्वांटिटी डालेंगे और गलत टाइम पर हम उसको डालेंगे तो क्या होगा, जो हार्मफुल केमिकल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजर्स में या मैनर्स में जो प्रेजेंट होते हैं, वो सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं।
जिससे कि सॉइल का नेचर इफेक्ट होता है और उसका जो कंपोजिशन है उसमें भी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलते हैं। अब जब ये सब चीजें होती हैं तो सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाती है, सॉइल क्रस्ट होने लगती है, उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कम होने लगता है, उसमें जो ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट है जो एक सॉइल की फर्टिलिटी के लिए जरूरी है वो कम होने लगता है, जो बेनिफिशियरी स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां प्रेजेंट हैं वो कम होने लगते हैं। जब इतना सारा इफेक्ट सॉइल पर आता है तो वहां पे प्लांट ग्रोथ कम होने लगती है, सॉइल का जो पीएच है वो चेंज होने लगता है, जिससे कि वहां पर पेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन होने लगता है। तो इतना सारा बुरा इम्पैक्ट जो है वो इन अप्रोप्रिएट अमाउंट और टाइम पर जब हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो होता है। जब सॉइल में ह्यूमस कम होने लगती है तो सॉइल जो है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर नहीं कर पाती। अब वो न्यूट्रिएंट्स को जब स्टोर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, वहां पर जो फर्टिलिटी होगी उसकी वो चेंज हो जाएगी। अब हमने कहा कि ग्रीन हाउस गैस का भी एमिशन होता है। अब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन वहां पर होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो एटमॉस्फेयर है वो डैमेज होगा। और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किस वजह से होता है, जब हम बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तब वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अच्छी फसल चाहिए होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में डालते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हम ये चीज करते हैं तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एन, पी एंड के, जब इनको बहुत ज्यादा मात्रा में आप यूज करते हैं तो जो क्रॉप यील्ड पहले बहुत अच्छी हो रही थी अब वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। नेक्स्ट जो है सोर्स वो है रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होते हैं, ऐसे वेस्ट जो कि नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब उसमें रेडियो एक्टिविटी हमने जनरेट नहीं की है, पहले से उसमें रेडियो एक्टिविटी है। तो हम ये जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉइल को इम्पैक्ट करते ही हैं, उसको पॉल्यूट करते ही हैं। अब ये आते कहाँ से हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। बहुत सारे केसेस की अगर हम बात करें तो जो रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं वो सॉइल के अंदर एंटर करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी जो है वो एंटर कर सकते हैं, वाटर के थ्रू एंटर कर सकते हैं, सिपिंग के थ्रू एंटर कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स एक बार एंटर कर जाते हैं उसी सॉइल में जब पानी जाएगा तो वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो लीच आउट होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाकर धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और जो सॉइल है वो अंदर तक इनफर्टाइल हो जाएगी। अब सॉइल की जब हम बात कर रहे हैं तो जब सॉइल में लीचिंग हो रही है तो सॉइल के अंदर जो पोरिंग प्रेजेंट होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो भी धीरे धीरे कंटामिनेटेड हो जाते हैं। जैसे कि चाय छलनी के अंदर बहुत ज्यादा जब उसके पोर्स, उसके जो छेद है जब बंद हो जाते हैं तो चाय प्रॉपर्ली छनती नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर आती है कि सॉइल जब बहुत ज्यादा पल्यूट हो जाती है तो सॉइल में जो पोर्स हैं वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं रह पाती, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने लगते हैं और सॉइल पल्यूट हो जाती है। जब रेडियो एक्टिव मटीरियल को हम वेस्ट की फॉर्म में यूज देखते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल के कंपोनेंट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और सॉइल को टॉक्सिक और अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। जब कंटामिनेटेड सॉइल हो जाती है, सॉइल जब कंटामिनेटेड हो जाती है रेडियो न्यूक्लाइड्स की वजह से, तो धीरे धीरे उसका पोटेंशियल लूज होने लगता है, वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहती, उसका पोटेंशियल जो है कम हो जाता है। तो ऐसी सॉइल को फिर हम डिग्रेडेड कैटेगरी के अंदर रखते हैं, कहते हैं ये सॉइल जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन की। टू टाइप्स के सॉइल पोल्यूशन होते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक। पहले हम नेचुरल पोल्यूशन की बात करें तो नेचुरल पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, एक कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिससे कि नेचुरली सॉइल के अंदर कुछ पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं और धीरे धीरे सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये किस वजह से होता है, ये इसलिए होता है कि सॉइल में डिफरेंशियल डिपोजिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा। एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, गंदा पानी वहां पर आ रहा है, किसी भी वजह से जो है यहाँ पर ये चीज हो सकती है, जिससे कि सॉइल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है,
बारिश का पानी जो है एसिडिक होता है, कई बार जो है एसिड रेन होती है, उसकी वजह से नेचुरली सॉइल जो है पॉल्यूट होने लगती है। जब हम नेचुरल सॉइल पोल्यूशन की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, कुछ कंपाउंड जब मिट्टी में नेचुरली एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जैसे कि परक्लोरेट एनायन ClO4- जो कि क्या करते हैं, ड्राई और एरिड इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है नोट करने वाली, कि ये कंटामिनेट्स क्या करते हैं, नेचुरली सॉइल के अंदर प्रोड्यूस होते ही होते हैं ऐसे एरियाज में, लेकिन क्या होते हैं जब ये सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं, जैसे कि नॉर्मली नेचुरली तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जब थंडर स्टॉर्म आते हैं तो थंडर स्टॉर्म आने की वजह से क्या होता है, सॉइल के अंदर क्लोरीन और कुछ मेटल्स जो हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ती है तो परक्लोरेट की मात्रा बढ़ती है, और इस वजह से सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। अब हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पॉल्यूशन की, तो ये जो है नेचर में एंथ्रोपोजेनिक होता है, जो कि बेसिकली हम इसको कृत्रिम भी कह सकते हैं। नेचुरल मींस प्राकृतिक, एंथ्रोपोजेनिक मींस कृत्रिम, यानी कि किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर कोई सॉइल पॉल्यूट हो रही है तो उसको एंथ्रोपोजेनिक सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल कंटामिनेटेड होती है। अब कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, जस्ट लाइक डीमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनको तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग्स बनाई जाती है, तो जब पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ा जाता है, डिमोलिस्ट किया जाता है, तो उसके आसपास की सॉइल जो है वो कंटामिनेटेड हो जाती है। इसके अलावा यूजेस ऑफ लीड बेस्ड पेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे पेंट्स भी अलग अलग यूज करते हैं, उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा लेड प्रेजेंट होता है, जो कि हैजार्डस कंसेंट्रेशन में होता है, तो उस वजह से भी सॉइल पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट वन इज स्पिलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो गाड़ियां होती हैं उनसे कभी कभी पेट्रोल और डीजल जो है स्पिल आउट होता है, बाहर गिरता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन उस पेट्रोलियम के अंदर या उस डीजल के अंदर प्रेजेंट है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि सॉइल का कंपोजिशन बिगड़ जाता है और सॉइल जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ मेटल कास्टिंग फैक्ट्रीज, जो फाउंड्रीज होती हैं वहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर मेटल का हम यूज कर रहे हैं, मेटल कास्ट का हम यूज कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो आसपास की सॉइल है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मेटेलिक कंटामिनेंट्स जो है वो चले जाते हैं, जिससे भी सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट, तो जो इंडस्ट्री है वहां से जो भी केमिकल्स जो बन रहे हैं, जो केमिकल वेस्ट है या जो टॉक्सिक वेस्ट है या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो जब सॉइल के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूट होती ही होती है। इसका एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि लैंडफिल्स की वजह में, लैंडफिल्स में क्या होता है, टॉक्सिक वेस्टेज जो है वो स्टोर होने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे सॉइल जो है वो कंटामिनेट हो जाती है, और ये सॉइल से कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जो भी ग्राउंड वाटर है वहां चले जाएंगे और ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देंगे। तो सॉइल पोल्यूशन कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन से भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट इज केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है केमिकल पेस्टिसाइड्स में बहुत सारे हैजार्डस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब जब ये एक्सेसिव और इनएफिशिएंट, हम इनएफिशिएंटली जब इनका यूज करते हैं, इन केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट वन इज सीवेज, हमारे घरों से जो भी कचरा या गंदा पानी जो बाहर निकलता है वो बेसिकली कहाँ जाता है, आसपास के एरियाज में जाता है, मिट्टी में जाता है, सॉइल में जाता है, तो वहाँ की सॉइल जो है वो कंटामिनेटेड हो जाती है अगर उसको हम करेक्टली डिस्पोज नहीं करते हैं तो, ठीक है, जो कि आगे जाकर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो हैं उसमें जो प्रेजेंट है वो भी सॉइल के अंदर चले जाते हैं, और जब ऐसी सॉइल में हम कोई क्रॉप उगाते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉप में भी चले जाते हैं, फ्रूट्स में चले जाते हैं और उसके थ्रू हमें हार्म पहुंचाते हैं। इसके अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ वेस्ट जो हैं वो भी सॉइल को पोल्यूट करती है, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया या कॉल ऐश हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन की। यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ पर सॉइल पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है, प्लांट्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, इकोसिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि
सॉइल जो है वो एक मेजर फैक्टर होती है ह्यूमन हेल्थ का। तो अगर सॉइल कंटामिनेटेड है तो ह्यूमन हेल्थ पर भी उस पर भी मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि हमें फूड चाहिए, और वो फूड जो है कहाँ से आता है? क्रॉप्स एंड प्लांट से आता है। और अगर ये क्रॉप्स एंड प्लांट अगर पॉल्यूटेड सॉइल के ऊपर है, तो ये वहां पर जो भी उस पॉल्यूटेड सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होंगे या जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे वो इनको एब्जॉर्ब करेंगे। और ये एब्जॉर्ब होने के बाद जब ऐसी पॉल्यूटेड सॉइल में उगे हुए क्रॉप्स या प्लांट्स को हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर या ह्यूमंस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, उनके अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हम मिट्टी के आसपास ही रहते हैं, वहां पर वर्क करते हैं, या मिट्टी में अगर हम खेलते हैं, कंटामिनेटेड सॉइल की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इन सारी चीजों से क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती हैं, स्किन डिजीज हो सकती हैं, एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। सॉइल पोल्यूशन से जो डिजीजेज होती हैं उसमें है स्किन में इरिटेशन होना, स्किन में खुजली होना, आईज के अंदर इरिटेशन होना, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कफिंग, चेस्ट में पेन होना एंड विजिंग। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं? सॉइल पोल्यूशन की वजह से होती हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स। प्लांट्स पर क्या इफेक्ट होता है? जब हम बात करते हैं कि सॉइल में कोई चेंज आ रहा है, सॉइल की केमिस्ट्री जब चेंज होती है तो धीरे धीरे क्या होता है? अगर धीरे धीरे कोई चेंज आ रहा है तो प्लांट्स जो हैं उसमें अडेप्ट नहीं हो पाते। अगर सॉइल की केमिस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो गई है तो प्लांट्स जो है उसमें अडेप्ट नहीं हो पाते, और जब अडेप्ट नहीं हो पाते तो उनपे इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? सॉइल के अंदर फंजाई एंड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? वहां पर काम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, सॉइल को बाइंड करने का काम करते हैं। लेकिन क्या होगा? जैसे जैसे सॉइल पल्यूट होगी तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट हैं इनकी क्वांटिटी कम होने लगी, क्वांटिटी कम होने लगेगी, क्वांटिटी कम होने लगेगी तो क्या होगा? ये सॉइल को बाइंड नहीं कर पाएंगे, और सॉइल को जब बाइंड नहीं कर पाएंगे तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की जो मात्रा है वहां पर कम होने लगेगी। ठीक है। बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज हो रहा है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जो यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का जो यूज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब ये सब चीजें जब होती है तो इससे सॉइल की क्वालिटी पुअर हो जाती है। सॉइल की क्वालिटी पुअर हो जाती है तो उस पर जो उगने वाली क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी भी पुअर होती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी में चेंजेस आते हैं, वो कम होने लगती है, धीरे धीरे डिमिनिश होने लगती है, तो वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अनसुटेबल हो जाती है, और वहां पर जो कोई और लोकल वेजिटेशन उगाई जा रही थी वो भी अब हम वहां पर उगा नहीं पाते हैं। इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है? हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है, लोगों का, या हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका घर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो कि सॉइल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी चेंज आएगा, इसकी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चेंज आएगा, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अब जब नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो क्या होगा? इनमें से काफी सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, उनकी क्वांटिटी भी कम हो सकती है। अब हम किस तरीके से सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? जो वेस्ट सॉइल के अंदर डाला जा रहा है उसको हमें उसमें जाने से रोकना है। तो हम अनयूजेबल और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट जो कि इंडस्ट्री से आया है या डोमेस्टिक एरिया से आया है, उनको हम क्या करेंगे? वहां से सीधा हटा करके कहीं और डाल देंगे। मतलब हम उसको ट्रीट करें या कुछ भी करें, वहां से जो है हमने हटा लेना है, उसके अंदर डालना ही नहीं है। साथ ही साथ हमें फैक्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज से जो सॉइल पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं उसका हमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना है, ताकि फैक्ट्रीज से या इंडस्ट्रीज से कोई भी कंटामिनेंट जो है वो सॉइल के अंदर एंटर ना हो। जो सॉइल पॉल्यूटेड हो चुकी है उन्हें हम क्लीन करें। क्लीनिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक थर्मल रेमेडिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को वेपराइज करते हैं और उसमें से जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। वेस्ट की जो ओपन डंपिंग है, ऐसे ही खुले में जो वेस्ट डाल दिया जाता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज हमें नहीं करनी चाहिए। एग्रीकल्चर यानी कि खेती जब हम कर रहे हैं तो हमें
कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, उसको हमें एनकरेज करना चाहिए। साथ ही साथ सॉइल क्वालिटी को हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हेल्प से उसको बार बार चेक करवाते रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ पर जो रिसर्च हो रही है, जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है उसके आसपास, उससे क्या होता है, उससे भी सॉइल पॉल्यूशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें ऐसी जो रिसर्चेज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। सॉइल के अंदर जो भी कंटामिनेट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर जो है उसे हम कवर कर दें, या उसमें और बहुत ज़्यादा उनको डालें नहीं, जिससे कि वो गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ना हो पाए और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो ना हो पाए। सॉइल इरोजन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ फॉरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी फार्म प्रैक्टिसेस वहाँ पर कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बैरन स्लोप्स या जो ऐसी बंजर जगह जो कि पॉल्यूट हो चुकी है, जहाँ पे कुछ नहीं उगता, वहाँ पे हम कोई भी नॉर्मल ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। हमें बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। जब हम बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे तो जो टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज अपने आप कम हो जाएगा और सॉइल पॉल्यूट होने से बच जाएगी। फर्टिलाइजर्स में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, किसके रिप्लेसमेंट में, सिंथेसाइज्ड केमिकल फर्टिलाइजर की रिप्लेसमेंट में। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं, जो कि इनफॉर्मल या फॉर्मल दोनों ही तरीके के हो सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई अगर आपकी जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, कंटामिनेटेड होगी, तो उसके हेल्थ हैजार्ड्स होंगे। तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल वेज जो हैं वो उसमें है मास मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वॉलेंटरी एजेंसीज, ये सब जो है हमारी इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे वेस्टेज जस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लासेस, ऑर्गेनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इन सबको हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको बार बार रिसाइकल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ताकि वहां पर सॉइल को पोल्यूट कम से कम, सॉइल पोल्यूशन को कम से कम, सॉइल को कम से कम पोल्यूट होने दें। हम क्या कर सकते हैं, जो भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स जो ऑलरेडी सॉइल में डाले जा चुके हैं या जिनका यूज हो रहा है उन्हें हम बैन कर दें, उन्हें हम प्रोहिबिट कर दें, जस्ट लाइक डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, इसे हम रोक सकते हैं, जो कि क्योंकि ये जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो हैं या जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैं, इनका हमें डिस्पोजल जो है उसे रोकना पड़ेगा, या जो है उसको हमें बैन करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा। इन सारे तरीकों से जो है वो हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉइल को वापस से फर्टाइल बना सकते हैं, और हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए या हमारी डेली लाइफ के लिए उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more useful botany videos. Thank you.